हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 अगस्त 2025 वार शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी मिली थी, जिसके कारण अब यह कानून बन गया है और कर्नाटक में इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर याचिका दायर की गई है। यह याचिका रम्मी खिलाने वाली कंपनी A23 ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि ये कानून उन गेम्स को भी बैन करता है जो स्किल बेस्ड है, जैसे रम्मी और पोकर। भारत में पिछले 70 सालों में सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने स्किल बेस्ड गेम को गैम्बलिंग से अलग माना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपये महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम नायब सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया है। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सरकार का दावा है कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। खास बात यह है कि पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है। इसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई। आज़ादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड 102 और भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर को 20, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें मिली है। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हालांकि कौन सी पार्टी किन सीटों पर लड़ेगी, इस पर मंथन चल रहा है। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो रिलीज की है। सभी के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने जिन 3 आतंकियों की फोटो जारी की है, उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। हसनैन रावलपिंडी, आदिल उमरकोट और उस्मान भावलपुर का रहने वाला है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। वहीं मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 50,000 रुपये का इनाम की घोषणा की है। बिहार में घुसे तीनों आतंकियों का पासपोर्ट भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से बिहार में घुसे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह पूछने की जरूरत है कि रूस से तेल खरीदने पर किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान हो रहा है। दरअसल बीते 3 साल से भारत को $5 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डिस्काउंट का 65% फायदा रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को मिला है। वहीं सरकार को इससे 35% फायदा हुआ है, लेकिन आम आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आया। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत पर अमेरिका के टैरिफ का ज़्यादा असर नहीं होगा, यह दावा फिच सॉल्यूशंस की कंपनी बीएमआई ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में की है। रिपोर्ट में कहा गया कि जीएसटी में होने वाले सुधार से टैक्स रेट कम होंगे, जिससे खपत बढ़ेगी। इससे अमेरिका के टैरिफ दबाव को कम किया जा सकेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। सोने और चांदी के दाम अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सोना 622 रुपये बढ़कर 1,01,506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,08,84 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,240 रुपये बढ़कर 1,17,110 रुपये प्रति किलो हो गई है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। सरकार ने कॉटन के ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए इसकी छूट दी थी। टेक्सटाइल कारोबारियों को 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 साल पूरे हो चुके हैं। यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 56.16 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 56% जन धन खाते महिलाओं के हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना को रीस्ट्रक्चर यानी इसे और बेहतर करने का फैसला किया है। इसके अलावा लोन अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने की मंजूरी दी है। इस योजना का टोटल बजट 7,332 करोड़ रखा गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार और आवास ऋण के चुनिंदा उत्पादों पर ब्याज दरों में तत्काल प्रभाव से 0.25% से अधिक की कटौती की है। बैंक की ओर से ब्याज दरों में यह कटौती ऐसे समय में हुई है जब टैरिफ प्रकरण के बीच देश में ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। जानकारों का मानना है कि इससे देश के आर्थिक विस्तार में मदद मिलेगी। महंगाई को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बयान में कहा कि यह कदम त्योहारी सीजन की शुरुआत को देखते हुए उठाया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तैयारी कर रही है। इस बार इस मेगा इवेंट शो का फोकस न सिर्फ पुरानी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने पर होगा, बल्कि साथ ही सरकार की ओर से कई नई स्कीम्स और नीतियों को भी लॉन्च कर सकती है। इसका मकसद निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पेश करना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बजाज आलियांज समेत कई स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लाखों पॉलिसी धारकों को 1 सितंबर से कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। इसकी प्रमुख वजह इलाज खर्च को लेकर अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद है। 15,200 से अधिक अस्पतालों ने बजाज आलियांज हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कैशलेस इलाज बंद करने का फैसला किया है। इसका खामियाजा न सिर्फ बजाज आलियांज बल्कि टाटा एआईजी, स्टार हेल्थ और केयर हेल्थ जैसी बीमा कंपनियों के ग्राहकों को भी भुगतना पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से देश की 3 प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल पर लगातार भारी मुनाफा कमा रही है। इसके बावजूद ग्राहकों को इसका कोई फायदा नहीं दे रही है। कच्चे तेल का भाव मार्च से $70 प्रति बैरल से नीचे बना हुआ है। इससे घरेलू तेल कंपनियां पेट्रोल पर 11 रुपये 20 पैसे और डीजल पर 8 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर मुनाफा कमा रही है। दरअसल घरेलू कंपनियां रूस से लगातार सस्ते भाव पर कच्चा तेल खरीद रही है। हाल में रूस ने कहा कि वह भारत को 5% की और छूट देगा। इससे आने वाले समय में भी भारत को सस्ते भाव पर कच्चा तेल मिलता रहेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र और बाजार में निवेश को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत भारत ने रूसी कंपनियों को अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश करने और देश के विशाल बाजार का लाभ उठाने का न्योता दिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका को कपास पर लगने वाली 11% इम्पोर्ट ड्यूटी हटाकर भारतीय किसानों के साथ धोखा किया है। वहीं वित्त मंत्रालय के अनुसार घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए यह कदम उठाया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा से पास बिलों पर कार्रवाई के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर नहीं कर सकते। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार आम नागरिकों के लिए होते हैं, राज्यों के लिए नहीं। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब में बारिश के कारण 7 जिले और 150 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। रावी, ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में 41 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जनजीवन बेहाल है। भारी बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट फंसे हुए हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश की घटनाओं में अब तक 310 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने देगी। भाजपा बंगालियों पर भाषाई आतंक फैला रही है। भाजपा ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के मकसद से करवाए जा रहे सर्वे के लिए दूसरे राज्यों से 500 से ज़्यादा टीमें बंगाल में भेजी है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह राज्य सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र केवल चुनाव के दौरान 3 महीने के लिए है, पूरे साल के लिए नहीं। चलिए अगली खबर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। भारतीय सेना ने बताया कि आतंकियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन अभी भी जारी है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। उद्योगपति गौतम अडानी ने अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग से लग्जीरियस बिजनेस जेट खरीदा है। इसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है। यह लंदन तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है, जबकि अमेरिका और कनाडा तक एक बार ईंधन भरने के बाद पहुंच सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी है। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 के पदों को शामिल करते हुए नई भर्ती करवाने और तैयारी का उचित समय देने के आदेश दिए हैं। आरपीएससी को परीक्षा में पारदर्शिता बरतने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी ने नए पद पर ज्वाइन करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया है तो उन्हें शर्तों के अनुसार सरकारी सेवा में उनके मूल पदों पर बहाल करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कुछ लोगों ने पीएम मोदी को गाली दी। इसे लेकर बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। भाजपा प्रवक्ता दानिश इकबाल और कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ है।